बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 जब सनेमा ने बोलना सीखा का अध्ययन करेंगे। तो इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। तो इसमें पाठ में बताया गया है कि जब से हिंदी सिनेमा जगत में बोलने वाली फिल्मों का चलन शुरू हुआ, उसके बारे में हमें इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि हिंदी सिनेमा में किस कब से बोलने वाली अर्थात सवाक फिल्मों का प्रचलन शुरू हुआ। तो पाठ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात जब से हिंदी सिनेमा जगत में बोलने वाली फिल्मों का चलन शुरू हुआ। तो पाठ देखिए, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनके बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलने सीखा। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो आलम आला फिल्म बनी थी वह पहली सवाक फिल्म थी। तो सवाक का अर्थ होता है जो बोलने वाली फिल्म हो, अतः स उपसर्ग लगा है, वाक का अर्थ होता है बोलना। सवाक अर्थात जो आवाज के साथ जो फिल्म आए उसे हम सवाक फिल्म कहेंगे। तो उसके जो पोस्टर होते था उस पे फिल्म के प्रचार के लिए लिखा गया था कि वे सभी सजीव हैं, अर्थात वे सभी जिंदा हैं और दे रहे हैं और 100% बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान, 78 मुर्दा इंसान से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो फिल्म के अंदर थे वो 78 अर्थात जो कैरेक्टर थे, पात्र थे फिल्म के अंदर 78 थे। तो उस समय पे ये था कि तकनीक का विकास इतना हो नहीं पाया था जितना आज के समय में तकनीक का विकास हुआ है। तो उस समय में फिल्म का प्रचार था, प्रमोशन था, वह केवल पोस्टरों के माध्यम से ही होता था। तो इसी प्रकार जो आलम आला फिल्म है उसके पोस्टर का प्रचार में भी पोस्टर के बारे में लिखा था फिल्म के बारे में कि वहाँ पे जो किरदार हैं वो सजीव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह उनकी आवाज़ हमको सुनाई दे रही है और वो जो बोल रहे हैं हमको पूरा समझ में आ रहा है। तो हिंदी सिनेमा जगत के लिए 14 मार्च 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन से नई जो सवाक फिल्में थी उनका प्रचलन भारतीय सिनेमा में आया। तो यहाँ पे बदलाव का अर्थ है परिवर्तन। तो भारतीय सिनेमा में परिवर्तन हुए कि इसमें जो बोलने वाली फिल्में हैं उनका चलन शुरू हुआ। तो पहली बार भारतीय सिनेमा ने इस दिन बोलना सीखा था क्योंकि सवाक फिल्मों का चलन इसी दिन से शुरू हुआ। अब हालांकि भारतीय सिनेमा में पहले से ही बहुत सारी फिल्में आ रही थी, जैसे पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन उसमें फिल्म में हमें सिर्फ पात्रों के द्वारा किए गए अभिनय ही दिखाई देता था, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो उनके जो हाव भाव थे उनके द्वारा ही हम उनको जान सकते थे, उनको देख सकते थे, लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं उनकी बातें हमें सुनाई नहीं देती थी। तो जो अभिनेता अभिनेत्रियां होती थी उनके हाव भाव द्वारा ही हम उनके बारे में ये जान सकते थे कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही जो आलम आरा फिल्म आई, यह सवाक फिल्म थी, तो इसके द्वारा लोगों ने पात्रों की आवाज़ों को भी सुना और यहाँ से हमारे हिंदी सिनेमा का नया दौर अर्थात नया काल शुरू हो गया। अब जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी उसे बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो अर्देशीर को ये प्रेरणा मिली 1929 से हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म से। तो उस फिल्म का नाम था सो बोल्ट। तो जब अर्देशीर ने वह फिल्म देखी तो वहाँ से उनकी ये इच्छा जागी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अर्थात हमारे बॉलीवुड में भारतवर्ष की जो फिल्में बनती हैं जहाँ उसको बॉलीवुड कहा जाता है, तो अर्देशी ने सोचा जब हॉलीवुड में बोलने वाली फिल्में बन सकती है तो हमारे बॉलीवुड में क्यों नहीं। तो उन्होंने यह प्रेरणा ली सो बोल्ट से। जब सो बोल्ट से उनको ये प्रेरणा मिली तो उनने फिल्म के बारे में पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया जो अपनी फिल्म आलम आरा वो बनाने जा रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने पारसी रंगमंच के एक नाटक को आधार बनाया, बेस वहाँ से लिया और अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तो यहाँ पे पटकथा का अर्थ होता है फिल्म के लिए
लिखी जाने वाली कहानी से। तो जो फ़िल्म की कहानी थी उन्होंने पारसी नाटक के आधार पर बनाई। अब इस नाटक से उन्होंने कई सारे गाने जो के दो अपनी फ़िल्म में उतार लिए। अब जब उनसे एक इंटरव्यू लिया गया था तो उनका जब एक साक्षात्कार लिया था तो अरिजीत सिंह ने उस वक़्त कहा था, तो यहाँ पे वक़्त का अर्थ होता है समय, कि हमारे पास कोई संवाद लेखक, तो यहाँ पे संवाद का अर्थ होता है जो फ़िल्म में बा पात्रों द्वारा की जाने वाली बातचीत के लिखता है, या जिसको हम डायलॉग भी कह सकते हैं। तो ऋषि ने बोला था कि हमारे पास कोई भी संवाद लेखक नहीं था, गीतकार भी नहीं था, संगीतकार भी नहीं था। जब उनकी शुरुआत होनी थी तो अरदेशी ने कहा कि हमारे पास उस समय जब फ़िल्म शुरू होने वाली थी, ना ही कोई संवाद लेखक था अर्थात डायलॉग राइटर था, ना ही कोई गीतकार था जो गीत लिख सकते हैं, जिन्हें हम म्यूजिक राइटर भी कह सकते हैं, संगीतकार जिसे हम म्यूजिक जो देता है वो भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी फ़िल्म की शुरुआत होनी थी। तो उस इसलिए वो इतना उन्होंने क्या बोला कि उस समय हमारे पास इन लोगों की कमी थी, इसलिए मैंने क्या किया, जो फ़िल्म की धुनें हैं वह खुद ही चुनी। अरदेशी ने खुद ही फ़िल्म की धुनें चुनी। और संगीत के लिए उस समय तकनीक इतनी विकसित भी नहीं हो पाई थी जितनी आजकल के समय में। आजकल के समय में आप देखते हो कि बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग फ़िल्म के संगीत में किया जाता है। जैसे कोई गाना, नया गाना रिलीज़ होता है तो उसमें कई सारे वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन उस समय में केवल वाद्य यंत्र में तबला, हारमोनियम और वायलिन का ही इस्तेमाल किया गया था आलम आरा फ़िल्म में। तो आलम आरा में संगीतकार और गीतकार कोई स्वतंत्र रूप से किसी का नाम भी नहीं डाला गया, क्योंकि कोई भी गीतकार या संगीतकार उसमें उनको नहीं मिल पाया था। तो उसके लिए उन्होंने जो पारसी नाटक था उसे वहाँ से उन्होंने इसकी प्रेरणा ली थी, वहाँ के गाने लिए थे और कुछ गाने अरदेशी ने खुद ही बनाए थे, इसलिए किसी एक का नाम नहीं डाला था उन्होंने गीतकार और संगीतकार के रूप में। तो इसके अलावा फिल्म में एक पार्श्व गायक बने थे इस फिल्म के, डब्ल्यू.एम. खान। तो पार्श्व गायक का अर्थ होता है जो गाने के बोल, गाना पीछे से गाता है, अभिनेता केवल उसकी लिपसिंग करता है, अभिनेता केवल सामने से होंठ हिलाता है, लेकिन गाने वाला कोई पीछे से होता है, जिसको प्लेबैक सिंगर भी कहते हैं। तो जो डब्ल्यू.एम. खान थे वह आलम आरा फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने, प्लेबैक सिंगर बने। तो जो पहला गाना बना था आलम आरा फिल्म में, जिसे हम पहला सुहाग गाना भी कह सकते हैं, पहला गाना कह सकते हैं हिंदी फिल्मों का, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये गाना पहला हिंदी फिल्म जगत का पहला गाना है, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। तो डिस्क फॉर्म का अर्थ होता है रिकॉर्डिंग के रूप में, क्यों उस समय मैंने आप लोगों को बताया कि तकनीक इतनी विकसित नहीं थी जितनी आजकल के समय में है। तो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों का दिन में प्रकाशन शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई। तो जब आलम आरा फिल्म बनी थी तो संगीत के लिए डिस्क फॉर्म का रिकॉर्ड भी नहीं था, क्योंकि तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। और इससे पहले जो मूक फिल्में बनती थी जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, उनको उनकी जो शूटिंग की जाती थी, अभिनय किया जाता था, वो दिन के समय में किया जाता था। लेकिन एक आलम आरा फिल्म ही ऐसी थी जिसकी शूटिंग रात के समय पे की गई थी, और इसके लिए कुछ कृत्रिम जो प्रकाश होता है उसकी भी व्यवस्था की गई। अब यहीं से फिल्मों की शूटिंग रात में भी शुरू हुई, और इसके साथ ही कृत्रिम प्रकाश प्रणाली जो आजकल की फिल्मों में आप लोग देखते हो, वो भी आलम आरा फिल्म से ही बन गई, जो आजकल की फिल्मों के लिए एक है ज़रूरत बन गई है, एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। आलम आरा ने भविष्य कई स्टार तकनीशियन तो दिए ही, अरदेशी ने कंपनी तक के भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 फिल्में बनाई। तो आलम आरा फिल्म जब पहली सवाक फिल्म थी, तो इससे इस फिल्म का इतना प्रचलन हुआ कि इतना ज़्यादा ये फिल्म प्रसिद्ध हुई कि इसके जो स्टार थे, पात्र थे, अभिनेता थे और जो तकनीशियन थे इसके, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली। इसी इसी
कि इसी फ़िल्म से प्रेरणा लेकर, इसी से फ़िल्म से प्रसिद्धि पाकर जो अर्देशी रहमान ईरानी हैं, उन्होंने 150 कम से कम 150 मूक फ़िल्में बनाई जिनमें आवाज़ नहीं दी जाती है, बिना आवाज़ की फ़िल्में, और 100 सवाक फ़िल्में बनाई जो आवाज़ सहित फ़िल्में होती हैं। तो इस फ़िल्म से अर्देशीर को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और साथ ही उसमें जो अभिनेता थे, तकनीशियन थे, सभी को खूब सारा काम मिला और ये फ़िल्म हिंदी सिनेमा जगत के लिए एक नींव का पत्थर साबित हुई। तो आलम आरा फ़िल्म जो थी वो अरेबियन नाइट्स जैसी फंटेसी फ़िल्म थी। फ़िल्म ने हिंदी, उर्दू में मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। तो जो आलम आरा फ़िल्म थी बच्चों, उसकी कहानी में अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी का अर्थ होता है काल्पनिक चीज़ें थी जिसमें कुछ तांत्रिक चीज़ें भी शामिल की जाती हैं जो फैंटेसी होती हैं। तो अरेबियन नाइट्स से में क्या था, जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं उस काल्पनिक चीज़ें ली थी जो आलम आरा में से मेल खाती थी। अरेबियन नाइट्स की तरह ही आलम आरा में फंटेसी अर्थात काल्पनिक कहानी ली गई थी और इसकी जो भाषा शैली थी वह क्या थी, हिंदुस्तानी थी। हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी और उर्दू भाषा के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया था। साथ ही इसमें जो गीत, संगीत तथा नृत्य थे उनका भी एक अनोखा संयोजन था जो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए यह फ़िल्म हिंदी सिनेमा जगत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।